कामिकाजे प्लेन्स अपने टारगेट पे अटैक करने से पहले अपनी हाइट को बहुत तेजी से जिगजैग करते थे। यूएस नेवी ने कामिकाजे पायलट्स को रोकने के लिए रडार पिकेट्स का इस्तेमाल करना शुरू किया। इसमें वो ऐसा करते थे कि जब प्लेन्स आते उन्होंने बिल्कुल नई तरह की एक 3 इंच की गन बनाई और इसकी खास बात ये थी कि अगर ये कामिकाजे प्लेन्स को हिट नहीं भी करती थी फिर भी ये प्लेन्स जाके आपने बहुत सारी वर्ल्ड वॉर 2 की मूवीज में कामिकाजे अटैक्स के बारे में देखा होगा। जिन लोगों को कामिकाजे के बारे में नहीं पता उनके लिए बिल्कुल शॉर्ट में बताता हूं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के स्टार्टिंग में जापान और अमेरिका आमने सामने थे तो शुरुआती दिनों में जापान आगे चल रहा था, वो बहुत तेजी से अमेरिका को पीछे धकेल रहा था। पर धीरे धीरे अमेरिका ने अपनी इंडस्ट्रीज को यूज करके इतने सारे प्लेन्स, इतने जहाज बना दिए कि अब जापानीज लीडरशिप सोच रही थी कि हम इनको रोके कैसे। इसीलिए फिर 1944 में जापानीज नेवी लीडरशिप ने डिसाइड किया कि हम एक ऐसी यूनिट बनाए जो जानबूझ के अपने प्लेन्स को ले जाके नेवी की शिप्स पे क्रैश करेंगे और इस तरह से वो ज्यादा से ज्यादा यूएस शिप्स को या डुबा सकते हैं या तो एटलीस्ट डैमेज कर सकते हैं। इस तरह के सुसाइड अटैक्स को कामिकाजे अटैक्स कहा जाने लगा। जनरली एक कामिकाजे पायलट पहले एक शिप को टारगेट करता था और फिर उसके बिल्कुल पास जाके उन पे फायर करते हुए एकदम स्ट्रेट लाइन में जाके उस शिप पे क्रैश करता था। तो इस सिचुएशन में अगर आप शिप पे हैं तो आप सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं। अगर आपने वर्ल्ड वॉर 2 की मूवीज देखी हैं जिसमें कामिकाजे अटैक्स दिखाए हैं, उनको देख के आपको ऐसा लगेगा कि जो शिप पे लोग हैं उनके पास बस एक तरीका है कामिकाजे से डील करने का, वो ये है कि जब प्लेन बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो उनके ऊपर बहुत तेजी से फायर करो और ये उम्मीद करो कि उस फायर की वजह से वो प्लेन या तो डैमेज हो जाए और शिप तक पहुंच ही ना पाए, और अगर शिप तक पहुंच गया तो शिप को हिट ना करे, कहीं लेफ्ट राइट में होकर पानी में गिर जाए। यही उनके पास एक तरीका था कामिकाजे को डील करने। पर रियलिटी में ये जो तरीका है ये शिप्स का आखिरी लाइन ऑफ डिफेंस था। इसके पहले भी वो कुछ ऐसी चीजें करते थे जिससे वो कामिकाजे अटैक्स को रोक सके। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूएस नेवी ने कामिकाजे अटैक्स से निपटने के लिए और फिर अल्टीमेटली उनको हराने के लिए क्या तरीके अपनाए। कहानी शुरू होती है 30 अक्टूबर साल 1944 को। उस दिन यूएस नेवी की कुछ शिप्स फिलीपींस के पास थीं। इसके कुछ समय पहले यूएस नेवी और जापानीज नेवी बैटल ऑफ लेटे गल्फ में टकराई थी और इसमें यूएस नेवी को जीत मिली थी। इसी के बाद अब जापानीज शिप्स इस एरिया से निकल गई थी और इस पूरे रीजन में अब यूएस नेवी का दबदबा हो गया था। पर 30 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे यहाँ पे जो अमेरिकन शिप्स थी उसमें से यूएसएस फ्रैंकलिन जो कि एक कैरियर था, उनके रडार सिस्टम पे वार्निंग आई कि कुछ 30-40 मील दूर कुछ एनिमी एयरक्राफ्ट उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये देखते ही पूरे शिप का क्रू हाई अलर्ट पे आ गया और सब अपने स्टेशंस पे पहुंच गए। उसके तुरंत बाद इस शिप से 12 प्लेन्स लॉन्च किए गए ताकि वो इन एनिमी एयरक्राफ्ट को रास्ते में ही रोक सकें। पर इससे पहले कि ये 12 प्लेन्स उन 0 फाइटर्स तक पहुंच पाते, ये फाइटर्स ऑलरेडी शिप के पास पहुंच चुके थे। पहले तो इन शिप के क्रू को लगा कि जैसे नॉर्मली अटैक होता है, ये पहले ये प्लेन्स पास में आएंगे, बॉम्ब्स ड्रॉप करेंगे और फिर यहाँ से निकल जाएंगे। उनको लगा कि ऐसा कुछ होगा, बट यहाँ कुछ और हो रहा था। ये जो प्लेन्स यहाँ पे आ रहे थे उसमें से पहले प्लेन ने बहुत तेजी से यूएसएस फ्रैंकलिन में फायर किया और फायर करते करते वो लगातार शिप की तरफ डाइव कर रहा था और एकदम लास्ट मोमेंट पे वो शिप से बिना टकराए पानी में क्रैश कर गया। इस घटना के तुरंत बाद एक दूसरा 0 फाइटर बहुत तेजी से आके यूएसएस फ्रैंकलिन के डेक पे क्रैश किया। इस क्रैश के बाद इतना बड़ा धमाका हुआ था कि यूएसएस फ्रैंकलिन के डेक पे लगभग 35 फीट का गड्ढा हो गया था। इसी अटैक ग्रुप के एक और 0 फाइटर ने एक दूसरे कैरियर बेलेवुड पे हमला किया और उसके ऊपर जाके क्रैश हो गया। हालांकि ये दोनों कैरियर्स डूबे नहीं, पर इनमें बहुत सीरियस डैमेज हो गया था और यह पहली बार था जब यूएस नेवी ने जापान के कामिकाजे अटैक्स को एक्सपीरियंस किया। इसके पहले तक जापानीज प्लेन्स अमेरिकन शिप्स के ऊपर कन्वेंशनल अटैक्स करती थी, यानी एक स्क्वाड्रन आता था, यानी एक ग्रुप ऑफ प्लेन्स, और वो अपने टारगेट एरिया में जाते थे। उस एरिया में जो अमेरिकन शिप्स हैं उनके ऊपर डाइव करके बॉम्ब ड्रॉप करते थे और फिर यहां से पूरा स्क्वाड्रन निकल जाता था। ये था एक कन्वेंशनल अटैक। पर 1944 तक आते आते यूएस नेवी के एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंसेस इतने अच्छे हो गए थे कि कन्वेंशनल अटैक्स में जापान बहुत सारे प्लेन्स को लूज कर रहा था। इसीलिए फिर डेस्पिरेशन में आके जापान की नेवी की लीडरशिप ने तरीके खोजने शुरू किए और फिर जापानीज नेवी के वाइस एडमिरल टाकीशिरो ओनिशी और कुछ और ऑफिसर्स ने मिलकर एक नई स्ट्रैटेजी बनाई। उन्होंने कहा कि अब हम बड़े कन्वेंशनल अटैक्स नहीं करेंगे, हम छोटे छोटे ग्रुप्स बनाएंगे जिसमें कुछ प्लेन्स रहेंगे और ये प्लेन्स जाके इंडिविजुअली शिप्स के ऊपर अटैक करेंगे और अटैक करने के बाद उन पे क्रैश हो जाएंगे। इस स्पेशल यूनिट को उन्होंने नाम दिया टोकुबेत्सु कोगे किताई, जिसको अमेरिकन्स कामिकाजे के नाम से जानने लगे। हालांकि ये जो सुसाइड अटैक करने की स्ट्रैटेजी बनाई गई थी ये बहुत ही डेस्परेट अटेम्प्ट था, पर इसकी स्ट्रैटेजी कैसे अटैक किया जाएगा
इसको तैयार करने के लिए बहुत रिसर्च की गई थी। अपने कन्वेंशनल अटैक्स के दौरान जापानीज पायलट्स ने जो लेसन सीखे थे यूएस नेवी के एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस के बारे में, उन सारे लेसन्स को उन्होंने इस अटैक के लिए यूज करना शुरू किया। जापानीज पायलट्स ने नोटिस किया कि इनकी शिप्स के डिफेंस सिस्टम में कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसा कि उन्होंने देखा कि इनके जो डिफेंस सिस्टम्स हैं ये रात में उतने अच्छे से काम नहीं करते हैं, और अगर रात को हम अटैक करते हैं तो ये बहुत दूर से हमको ट्रैक नहीं कर पाते, और जब फाइनली हमको स्पॉट करते हैं तब हम इन शिप्स के ऑलरेडी बहुत नजदीक आ चुके होते हैं। इसी तरह से उन्होंने ये भी देखा कि जब हम बहुत बड़ा स्क्वाड्रन लेके बहुत सारे प्लेन्स लेके आगे बढ़ते हैं तो इनके रडार सिस्टम्स इन सारे प्लेन्स को देख लेते हैं। इन दोनों बातों को जोड़ के जापानीज पायलट्स ने ये स्ट्रैटेजी बनाई कि हम बहुत बड़े ग्रुप्स में नहीं, बहुत छोटे छोटे ग्रुप्स में इंडिविजुअल शिप्स के ऊपर हमला करेंगे, और प्रेफरेबली तब हमला करेंगे जब उजाला ना हो या फिर क्लाउड का कवर मिले। इसी वजह से कामिकाज़े यूनिट्स हमेशा बहुत छोटी होती थी और एक साथ उड़ती थी, पर जब वो अटैक के एरिया में आती थी तो उसमें से एक एक प्लेन इंडिविजुअली नीचे आके डाइव करके एक शिप के ऊपर क्रैश करता था। और ऐसे नहीं था कि ऊपर से आके डायरेक्टली क्रैश ही किया, पहले अपने अल्टीट्यूड को नीचे करते थे और शिप्स के पास पहुंचने से पहले अपने अल्टीट्यूड को बहुत तेजी से चेंज करते थे ताकि जो शिप से फायर कर रहे हैं वो इजीली इनको हिट ना कर पाए। जापानीज पायलट्स ने इनके रडार सिस्टम्स की लिमिटेशंस को बहुत अच्छे से समझ लिया था। इसी वजह से ये बहुत नीचे फ्लाई करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि इनके रडार सिस्टम्स हाइट पे अच्छा ट्रैक कर लेते हैं, बट अगर नीचे से कोई टारगेट आ रहा है उस पर ये उतना इफेक्टिवली ट्रैक नहीं कर पाते। जापानीज पायलट्स ये भी जान गए थे कि यूएस नेवी के रडार सिस्टम्स लैंड के ऊपर जो टारगेट उड़ रहा है उसको उतने अच्छे से ट्रैक नहीं कर पाते। इसी वजह से क्रैश होने से पहले कामिकाज़े पायलट से ट्राई करते थे कि ज्यादा से ज्यादा टाइम वो जमीन के ऊपर ही उड़े। तो इस तरह से जो शिप का रडार सिस्टम होता है, जो शिप को हेल्प करता है दूर से एक टारगेट को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसके वर्क अराउंड, उससे बचने के तरीके कामिकाज़े पायलट्स ने निकाल लिए थे। अब मान लीजिए कि वो शिप के बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं, उस पॉइंट पे शिप के पास लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है उनके शिप के ऊपर लगी हुई गन्स। और जब ये कामिकाज़े अटैक शुरू हुए थे उस टाइम पे ज्यादातर शिप्स के ऊपर 20 mm या 40 mm की AA गन्स लगी हुई थी। अभी एग्जैक्टली AA गन्स 20 mm 40 mm ये है क्या? देखिए, AA मतलब होता है एंटी एयरक्राफ्ट गन, और 20 mm मतलब ये जो गन है ये जब फायर करती है इसके अंदर से जो शेल निकलता है, आप कह सकते हैं जो गोला है, उसका डायमीटर होता था 20 mm। तो जितना ज्यादा ये mm होगा उतना ज्यादा उसका डिस्ट्रक्टिव पावर होगा। तो उस समय ज्यादातर शिप्स के ऊपर 20 mm या 40 mm की गन्स लगी हुई थी। पर प्रॉब्लम ये थी कि ये जो गन्स थी ये उन टारगेट्स को हिट करने के लिए अच्छी थी जो बहुत दूर हैं, जो हाइट पे उड़ रहे हैं, ऐसे बॉम्बर्स जो बॉम्ब ड्रॉप करने की कोशिश कर रहे हैं। पर ये सेम गन्स कामिकाज़े प्लेन्स के ऊपर इतनी इफेक्टिव नहीं थी, क्योंकि ये सिर्फ प्लेन्स को डैमेज कर पाती थी, उनको पूरी तरह ध्वस्त नहीं कर पाती थी। इसी वजह से शुरुआती दिनों में ये कामिकाज़े टैक्टिक्स बहुत कामयाब हो रही थी। अगर नंबर्स की बात करें तो यूएस नेवी के ऑपरेशंस रिसर्च ग्रुप ने यह एस्टिमेट दिया था कि अक्टूबर 1944 से लेकर जनवरी 1945 तक जापानीज लोगों ने कुल मिला के 1044 प्लेन्स को यूज किया था अटैक करने के लिए, जिसमें से 352 प्लेन्स कामिकाज़े थे, और इनमें से 121 प्लेन्स ने अपने टारगेट को सक्सेसफुली हिट किया था, यानी 34% का सक्सेस रेट। अगर इसको आप कन्वेंशनल अटैक से कंपेयर करें तो सिर्फ 23 हिट्स हुए थे, यानी सिर्फ 2% का सक्सेस रेट। तो इससे आप देख सकते हैं कि कहां 34%, कहां 2%। इसी वजह से कामिकाज़े टेक्निक को बहुत सक्सेसफुल मान रहे थे जापानीज लीडरशिप। यूएस नेवी की लीडरशिप इस बात को समझ गई थी कि इस कामिकाज़े चैलेंज के साथ डील करने के लिए बहुत लेवल पे चेंजेस करने पड़ेंगे, और इसीलिए शुरुआत में उन्होंने रडार पिकेट्स की स्ट्रैटेजी को यूज किया। इसमें वो ऐसा करते थे कि जो मेन फ्लीट थी, जहां मेन सारी शिप्स थी, उससे 20 से 100 मील दूर कुछ अलग अलग यूएस नेवी की शिप्स थी जिनमें रडार सिस्टम लगे हुए थे, और ये शिप्स देखती थी कि अगर कोई कामिकाज़े प्लेन या कोई भी अटैक दूर से आ रहा है तो ये शिप जो मेन फ्लीट है उनको इन्फॉर्म कर देते थे कि आप रेडी हो जाओ। और उसके साथ साथ ये जो रडार पिकेट्स थे, ये जो शिप्स थी, ये उन प्लेन्स को एंगेज भी करते थे। तो इससे होता यह था कि अगर 2-3 ग्रुप्स आ रहे हैं तो उनकी जो अटैक की इंटेंसिटी है वो उन पिकेट्स के पास ही कम हो जाएगी, और अगर कुछ प्लेन्स फिर मेन फ्लीट के पास पहुंच भी गए तो वो कम प्लेन्स होंगे, इंटेंसिटी कम रहेगी। जब जापानीज पायलट्स ने देखा कि ये टेक्निक इनकी काम कर रही है और हमारे अटैक्स अब कम सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो उन्होंने इस चीज का काउंटर निकाला। उन्होंने क्या किया कि जो रडार पिकेट्स थे, मतलब ये जो शिप्स थी जो इंडिविजुअली इन्फॉर्म कर रही थी मेन फ्लीट को, इन्होंने उन्हीं शिप्स को एंगेज करके उन्हीं के ऊपर अटैक करना शुरू किया। अब इसमें यह हो रहा था कि वो शिप्स तो डूब ही रही थी और जो मेन फ्लीट है उनको वार्निंग नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि वो शिप्स तो डूब गई हैं अब। तो इसीलिए फिर अब यूएस नेवी ने क्या किया, ये जो रडार पिकेट्स थे इनको भी रीइंफोर्स किया और शिप्स भेजी जो इनके साथ अब काम करने लगी। तो अब एक साथ इस ग्रुप में 6 से लेकर 8 शिप्स होती थी जो एक लाइन में रहती थी, और ये जब बड़ा पिकेट यहाँ पे रहता था तो जो कामिकाज़े प्लेन्स हैं उनको बहुत सारी शिप्स को एंगेज करना पड़ता था।
ये सब कुछ यूएस नेवी इसलिए कर पा रही थी क्योंकि उनके पास प्रोडक्शन कैपेसिटी इतनी थी, उनके पास इतने रिसोर्सेज थे, इतनी शिप्स और प्लेन्स वो बना रहे थे कि जहां उनको जरूरत है वहां पे वो बहुत सारी शिप्स को डिप्लॉय कर पाते थे। उसके साथ साथ ये जो रडार पिकेट शिप्स थी, इनके पास कुछ प्लेन्स भी आ गए और ये प्लेन्स जब इनको पता चलता था कि कामिकाजे प्लेन्स आ रहे हैं तो यहां से टेक ऑफ करके उनको हवा में ही इंगेज करते थे और इसकी वजह से कामिकाजे अटैक का जो पूरा पावर था वो बहुत कम हो रहा था। इस बात से यूएस नेवी ने ये सीखा कि हमको अपने रडार पिकेट्स के साथ साथ अपने प्लेन्स को भी यूज करना है एंटी कामिकाजे की तरह। यूएस नेवी की स्ट्रैटेजी इतनी कामयाब हो रही थी कि ओकिनावा कैंपेन के दौरान इनके जो प्लेन्स थे, यूएस नेवी के प्लेन्स, उन्होंने 86 जापानीज प्लेन्स को डाउन किया। किसी भी बैटल सिचुएशन में जब आप फील्ड के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट करते हो, कोई नई चीज ट्राई करते हो और वो चीज काम करती है तो वो अपने सुपीरियर ऑफिसर्स को बताते हो और फिर कमांड लेवल पे कुछ चेंजेस किए जाते हैं। तो जब उन्होंने देखा कि हम अपने प्लेन्स को यूज करके एंटी कामिकाजे यूनिट्स बना सकते हैं तो फिर उन्होंने एक कदम और आगे गए। यूएस नेवी ने लुजॉन पे अटैक करने से पहले जो प्रिपरेशंस कर रहे थे, उस प्रिपरेशन के अंतर्गत उन्होंने बहुत सारे प्लेन्स को लुजॉन के ऊपर, जहां पे जापानीज एयरफील्ड्स थी जहां से ये प्लेन्स टेक ऑफ करते थे, उनके ऊपर अटैक करना शुरू किया। यानी कामिकाजे प्लेन्स के टेक ऑफ करने से पहले ही ये उनके ऊपर अटैक कर रहे थे। ये जो इनकी स्ट्रैटेजी है टेक ऑफ करने से पहले ही अटैक करना, इसको बिग ब्लू ब्लैंकेट कहते थे और कहा जाता है कि इसकी शुरुआत की थी अमेरिकन कमांडर वाइस एडमिरल जॉन मैकेन ने। इसके अलावा उन्होंने एक और बहुत कामगार स्ट्रैटेजी बनाई थी। वो क्या करते थे कि उनकी जो मेन फ्लीट है उसके चारों डायरेक्शन में, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, चारों तरफ उनके कुछ प्लेन्स पेट्रोलिंग करते थे बहुत कम हाइट पे, सिर्फ 3000 फीट के ऑल्टीट्यूड पे। इस हाइट पे पेट्रोलिंग करने का उनका रीजन ये था क्योंकि वो जानते थे कि कामिकाजे प्लेन्स जनरली बहुत लो फ्लाई करके अटैक करते हैं। तो जब चारों दिशाओं में ये अमेरिकन प्लेन्स पेट्रोलिंग करते थे तो वो पहले ही देख पाते थे कि कामिकाजे अटैक्स आने वाले हैं और इसकी वजह से वो अपनी फ्लीट को अलर्ट कर पाते थे। ये टेक्निक और बिग ब्लू ब्लैंकेट, इन दोनों टेक्निक्स को मिला के जो सिस्टम बनाया था यूएस नेवी ने, ये इतना सफल हो रहा था कि 1944 के दिसंबर में एक भी फास्ट कैरियर के ऊपर किसी भी कामिकाजे प्लेन ने हिट नहीं किया। 1 जुलाई 1945 को अमेरिकन नेवी ने एक नई यूनिट बनाई, इसका नाम था TF-69 और इसका बस एक काम था, इस कामिकाजे टैक्टिक को कैसे हम काउंटर करें और हमको कुछ ऐसे तरीके निकालने हैं जो पहले हमने ट्राई नहीं किए, कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। ये यूनिट आप कह सकते हैं कि एक तरह की फास्ट रिएक्शन टीम थी और इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और कुछ एक्सपेरिमेंट्स इनके सक्सेसफुल हुए और इसमें से पहला था नई 3 इंच गन्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि उस जमाने में ज्यादातर शिप्स के ऊपर 20 mm या 40 mm की AA गन्स लगी होती थी, पर इन्होंने उसको चेंज किया और ये 3 इंच की नई गन्स लेके आए। तो पहली बात तो ये कि ये अब 3 इंच की गन्स थी तो ऑब्वियसली इनमें ज्यादा पावर था। इन 3 इंच गन्स के अंदर प्रॉक्सिमिटी फ्यूज प्रोजेक्टाइल्स लगे हुए थे। इसको मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में बताऊं तो इसका फायदा यह था कि जब आप देख रहे हैं कि आपका एक कामिकाजे प्लेन बहुत नजदीक आ गया है तो शिप से आपको उसके ऊपर फायर करना है ये 3 इंच गन से। ये जो आपने फायर किया है अगर ये इस प्लेन को लग गया फिर तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर आपका फायर उस प्लेन को नहीं लगा, उसके आसपास भी रह गया, तो प्रॉक्सिमिटी में होने की वजह से, मतलब नजदीक आने की वजह से आपका ये जो शेल है वो ब्लास्ट करेगा और कामिकाजे प्लेन को नॉक ऑफ कर सकता है, गिरा सकता है। और इसी वजह से ये जो नई 3 इंच गन्स थी जिसमें प्रॉक्सिमिटी फ्यूज लगे हुए थे, ये बहुत कामयाब हो रही थी। नेक्स्ट अपडेट था इनके रडार सिस्टम को इंप्रूव करना, क्योंकि शिप के ऊपर जो रडार लगे रहते हैं उनकी एक रेंज होती है, उनकी एक लिमिटेशन होती है। तो इनका यह मानना था कि अब हम एक नए तरह का रडार बनाए जो एयरबॉर्न हो और इसी के साथ शुरुआत हुई प्रोजेक्ट कैडिलैक की। कैडिलैक का आइडिया एक्चुअली 1942 में ही आ गया था। इसमें वो एयरबॉर्न रडार बना रहे थे ताकि उनका जो रडार का रेंज है वो बढ़ जाए और वो बहुत दूर से एनिमी एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर सके। कैडिलैक के सक्सेस के बाद एक और सिमिलर टेक्नोलॉजी बनाई गई जिसमें उन्होंने B-17 प्लेन्स को थोड़ा मॉडिफाई किया और उनके ऊपर रडार लगाए। ये कॉन्सेप्ट था एयरबॉर्न CIC का और इसका फायदा ये था कि ना सिर्फ आप अपनी मेन फ्लीट को आगाह कर सकते हो कि अटैक आने वाला है, बल्कि आपके जो फाइटर्स हैं जो हवा में इस समय, उनको भी आप गाइड कर सकते हो कि आपको किस एरिया में जाना है, कहां पे हमको दिखाई पड़ रहे हैं एनिमी एयरक्राफ्ट। इस सिस्टम ने भी अमेरिकन प्लेन्स को, कामिकाजे प्लेन्स को इंटरसेप्ट करने और उनको एंगेज करने में बहुत हेल्प किया। कामिकाजे अटैक्स के दौरान एक बहुत बड़ा चैलेंज यूएस शिप्स के लिए था कि जो उनके रडार ऑपरेटर्स हैं उनको बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक साथ मिल रही है। अगर 4-5 कामिकाजे प्लेन्स भी हैं तो ये कैसे पता चले कि हमको किसको एंगेज करना है, किसके ऊपर हमको फोकस करना है, और ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करना एक इंसान के लिए इतना आसान नहीं था। और इसी वजह से इस सिस्टम को ऑटोमेटिक करने के लिए काम करना शुरू कर दिया गया। हालांकि इसके डेवलपमेंट के पहले वॉर खत्म हो गया था, पर वॉर के बाद इस सिस्टम को पूरी तरह डेवलप किया गया और अल्टीमेटली नेवल टैक्टिकल डेटा सिस्टम बनाया गया जो 1960s में आके स्टैंडर्डाइज हो गया था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जब शुरुआत में कामिकाजे अटैक्स हो रहे थे तो सक्सेसफुल थे, बहुत अनएक्सपेक्टेड थे और डेडली थे,
पर बहुत ही जल्दी यूएस नेवी ने इनको काउंटर करने के कुछ ना कुछ तरीके निकाल लिए। और साथ में ऑब्वियसली उनका बहुत बड़ा एडवांटेज ये था कि उनके पास बहुत रिसोर्सेज थे और अच्छा खासा मैन पावर था जो लगातार वो पैसिफिक के एरिया में भेज पा रहे थे। इनफैक्ट अगर आप ध्यान दें तो इन कामिकाज़े अटैक्स की वजह से ही यूएस नेवी ने अपने एयर डिफेंस को इतना मॉडर्नाइज किया, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म हुआ उसके बाद जब कोल्ड वॉर का एरा शुरू हुआ और गाइडेड मिसाइल्स बनने लगी, ऐसी मिसाइल जो बहुत दूर से फायर होती हैं और टारगेट को सक्सेसफुली हिट करती हैं, उनको काउंटर सिर्फ तभी किया जा सकता था अगर एयर डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग हो। और वो स्ट्रांग इसलिए हुआ क्योंकि कामिकाज़े अटैक्स ने इनको ये एक्सपीरियंस दे दिया था कि हमको ऐसे एयर अटैक से कैसे बचना है जो बहुत तेजी से मूव कर रहा है, सडनली आ रहा है। इंग्लिश में एक कहावत है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी जब जरूरत पड़ी कामिकाज़े अटैक्स की वजह से तब इन्होंने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को इतना मॉडर्नाइज किया। अगर ये अटैक्स नहीं हुए होते तो क्या पता यूएस नेवी को अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मॉडर्नाइज करने में और कितना टाइम लगता। तो ये तो हमने बात कर ली कि यूएस नेवी ने कामिकाज़े अटैक्स के साथ डील कैसे किया। अगर आपको जानना है कि कामिकाज़े अटैक्स अगर अनसक्सेसफुल हो गए, यानी कोई पायलट अपने प्लेन को लेके गया बट शिप के ऊपर क्रैश नहीं किया, किसी भी रीजन से वापस आ गया, तो उसके साथ क्या होता था, उसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।